आज हम जिस कहानी की तह तक जा रहे हैं वो दिल्ली के शोर शराबे से निकलकर हमें शांतिपुर नाम के गुमनाम रहस्यमयी गांव तक ले जाती है। हमारे पास स्रोत के तौर पर 3 दोस्तों का सफरनामा है, माया, रवि और नेहा, जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इस अजीब जगह पर पहुंचे थे। और ये कोई आम गांव नहीं है। स्रोतों में इस गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराने मंदिर का जिक्र है और उस मंदिर में एक दर्पण है। हाँ, एक ऐसा दर्पण जिसके बारे में किंवदंतियां हैं कि वो सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि जब कहानी खोजने का जुनून हकीकत के खौफ से टकराता है तो क्या होता है, और जब जिज्ञासा की हदें पार हो जाती हैं तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि शांतिपुर के इस दर्पण में आखिर क्या राज छिपे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से। तीनों के अपने अपने अलग अलग किरदार हैं। माया जो एक महत्वाकांक्षी फिल्म मेकर है, हर चीज में कहानी ढूंढ लेती है। और उसका दोस्त रवि जो थोड़ा यथार्थवादी है, थोड़ा डरपोक किस्म का। और तीसरी है नेहा, वो जो हमेशा अपनी रिसर्च पूरी करके चलती है। तो एक लंबे थका देने वाले सफर के बाद वो एक बैलगाड़ी से शांतिपुर गांव पहुंचते हैं। और यहीं पर उन्हें पहला संकेत मिलता है, कुछ तो गड़बड़ है। उस बैलगाड़ी वाले से ही। हाँ, उसकी बात बहुत अजीब थी। स्रोत में उसकी लाइन साफ साफ लिखी है। उसने कहा, मेम साहब यहाँ जो रहते हैं वो खुद ही इस गांव से जाना चाहते हैं। इतना कठिन और सुनसान गांव है। और ये कहकर वो अंधेरा होने से पहले ही उन्हें वहाँ छोड़कर इतनी तेजी से चला गया जैसे उसे खुद भी वहाँ रुकने से डर लग रहा हो। ये किरदार आप देखिए, क्लासिक कहानियों के उस संदेशवाहक जैसा है जो हीरो को आने वाले खतरे की पहली चेतावनी देता है। सही है। उसकी घबराहट, उसका जल्दी में चले जाना, ये सब कहानी के माहौल को सेट कर देता है। ये बताता है कि ये गांव बाहरों वालों का स्वागत नहीं करता। और पात्रों का मनोगितलान भी यहीं से सामने आने लगता है। माया इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देती है। हाँ, क्योंकि उसका उत्साह उस पर हावी है। बिल्कुल। रवि की चिंता और बढ़ जाती है और नेहा अपनी रिसर्च पर भरोसा करके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करती है। और जैसे ही वे गांव में कदम रखते हैं, उन्हें अजीब घूरती हुई नजरें महसूस होती हैं। लोग उन्हें देख तो रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं कर रहा, कोई मुस्कुरा नहीं रहा। बस एक खामोश घबराहट है हवा में। यहीं पर नेहा अपनी रिसर्च की बात करती है। हाँ। नेहा बताती है कि उसकी रिसर्च के मुताबिक सैकड़ों साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था जो किसी वजह से अधूरा रह गया या गलत हो गया था। अच्छा। और उस नाकाम यज्ञ का सीधा संबंध उस मंदिर के दर्पण से है। गांव वालों का मानना है कि वो दर्पण सिर्फ आपका अक्स नहीं दिखाता बल्कि कुछ और भी दिखाता है। कुछ और दिखाता है। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। बहुत ज्यादा। तो इन अजीब नजरों और चेतावनियों के बीच वे गांव के चौपाल पर पहुंचते हैं जहां 2 बुजुर्ग बैठे थे। उनसे वे मंदिर का रास्ता पूछते हैं और यहाँ उन्हें दूसरी और शायद सबसे बड़ी चेतावनी मिलती है। बिल्कुल। उनमें से एक ताऊजी जो कहते हैं, वो लाइन मेरे ख्याल से पूरी कहानी की चाबी है। कौन सी? वो कहते हैं वो दर्पण कोई साधारण शीशा नहीं है बिटिया। जो उसमें देखता है वो अपने साथ कुछ ले जाता है और कुछ छोड़ भी जाता है। हाँ। ये तो एक पहेली जैसी बात है। कुछ ले जाता है और कुछ छोड़ भी जाता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? स्रोत इस बारे में सीधे सीधे तो नहीं बताते कि किसने क्या देखा, पर वो इशारा जरूर करते हैं। किस तरफ? कुछ छोड़ जाना का मतलब है अपनी आत्मा का एक हिस्सा, अपनी पहचान या अपनी असलियत उस दर्पण में कैद हो जाना। और कुछ ले जाना? उसका मतलब है उस दर्पण की दुनिया से कोई ऐसी चीज अपने साथ ले आना जो आपकी नहीं है। कोई साया, कोई डर या शायद कोई वहम। हर मुलाकात की एक कीमत है। बाप रे। और बुजुर्ग एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं। वो बताते हैं कि वो यज्ञ समय को वश में करने के लिए किया गया था। हाँ। 1 मिनट, समय को वश में करना, इसका एक शीशे से क्या लेना देना हो सकता है? ये तो कहानी को भूत प्रेत से निकालकर सीधे साइंस फिक्शन की तरफ ले जाता है। यही इस कहानी का सबसे गहरा पहलू है। स्रोत के अनुसार ये शीशा समय का एक द्वार था। एक द्वार? हाँ। यज्ञ के जरिए इसे सक्रिय किया जाना था ताकि अतीत या भविष्य में झांका जा सके या शायद समय की गति को ही बदला जा सके। लेकिन जब यज्ञ गलत हुआ तो ये द्वार एक जाल बन गया। एक जाल? कैसा जाल? एक ऐसा जाल जो समय के एक ही पल को बार बार दोहराता है और उसने पूरे गांव को उसी लूप में फंसा लिया। तो वो गांव एक टाइम लूप में फंसा हुआ है। ये तो बहुत ही डरावना है। इन सारी चेतावनियों के बावजूद
माया की जिद के आगे किसी की नहीं चलती और वे जंगल के एक डरावने रास्ते से होते हुए मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर बहुत पुराना है, जर्जर हालत में है, लेकिन एक चीज हैरान कर देती है। वो दर्पण। हाँ, वो बिल्कुल नया और साफ है, जैसे उसे रोज कोई साफ करता हो। उस खंडहर हो चुके मंदिर में वो चमकता हुआ दर्पण अपने आप में एक विरोधाभास है, जो उसे और भी ज्यादा खतरनाक दिखाता है। बिल्कुल। रवि और नेहा उसे बार बार मना करते हैं, लेकिन माया की जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है। वो कहती है, हम इतनी दूर कहानी के लिए आए हैं और तुम लोग कहानी से ही डर रहे हो। और वो दर्पण के पास चली जाती है और जैसे ही वो शीशे में ध्यान से झांकती है, उसे अपना ही अक्स दिखता है, लेकिन आंखें लाल थीं। मेरे तो ये सुन के ही रोंगटे खड़े हो गए। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं था। मतलब स्रोत इशारा करते हैं कि दर्पण बाहरी रूप नहीं, बल्कि अंदर के इरादों को, आपकी आत्मा की असलियत को दिखाता है। अच्छा। माया की कहानी खोजने की जिद, उसकी महत्वाकांक्षा कहीं न कहीं एक खतरनाक जुनून बन चुकी थी और दर्पण ने उसे वही दिखाया। उसका वो रूप जो इस जुनून के आगे किसी भी हद तक जा सकता था। हाँ, वो लाल आंखें उसकी अपनी ही छिपी हुई शख्सियत की थी। मतलब शीशा एक तरह का साइकोलॉजिकल आईना था। वो भूत नहीं दिखा रहा था, वो माया को उसका अपना ही वो हिस्सा दिखा रहा था जिसे वो शायद खुद भी नहीं पहचानती थी। बिल्कुल। ये देखकर माया बुरी तरह घबरा जाती है और वे तीनों बुरी तरह डरकर मंदिर से भागते हैं। उन्हें लगता है कि गांव के गेस्ट हाउस में उन्हें पनाह मिल जाएगी, लेकिन शांतिपुर का असली चेहरा तो अब सामने आने वाला था। और यहीं पर कहानी का असली हुक है। अब तक उन्हें लग रहा था कि खतरा सिर्फ मंदिर में है, पर अब उन्हें पता चलता है कि वे खतरे से भागकर खतरे के केंद्र में ही आ गए हैं। वे गांव के मेहमान घर में रुकते हैं, जहां एक बूढ़ी मुखिया उनका स्वागत करती है। वो उन्हें खाना देती है और एक सख्त हिदायत भी, क्या? कि रात में कुछ भी हो जाए कमरे से बाहर मत निकलना। उसका व्यवहार शांत था, पर उसकी आंखों में एक अनकहा डर था। रवि तो इतना डर चुका था कि वो जिद करने लगा कि सुबह होते ही वे पहली गाड़ी से दिल्ली लौट जाएंगे। लेकिन रात उनके लिए बहुत लंबी होने वाली थी। हाँ, माया को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार अपनी वो लाल आंखों वाली छवि याद आ रही थी। तभी उसे खिड़की के बाहर एक काली परछाई दिखाई देती है। कोई था जो लगातार उनके कमरे को घूर रहा था। बस ये उनके सब्र का आखिरी इम्तिहान था। डर के मारे वे तुरंत गांव से भागने का फैसला करते हैं। सुबह का इंतजार भी नहीं करते। नहीं, उन्हें लगता है कि इंतजार करना खतरनाक हो सकता है। वे चुपचाप अपना सामान उठाते हैं और मेहमान घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं। और यही कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जो उनके होश उड़ा देता है। जैसे ही वो मेहमान घर से बाहर कदम रखते हैं, पूरा का पूरा गांव उनकी आंखों के सामने खंडहर में बदल जाता है। वो घर, वो चौपाल, वो गलियां, वो लोग, सब गायब। हर तरफ सिर्फ टूटी फूटी दीवारें, सूखी जमीन और एक भयानक सन्नाटा था। तो जिसे वे एक जिंदा गांव समझ रहे थे, वो सब एक मायाजाल था, एक भ्रम। बिल्कुल। ये सिर्फ एक प्रेत बाधित जगह नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां वास्तविकता खुद एक भ्रम है। मतलब वो गांव शायद सैकड़ों सालों से खंडहरी था। हाँ, जो लोग, जो घर उन्होंने देखे, वो सब उस दर्पण द्वारा बनाया गया एक माया जाल था, ताकि वो अपने शिकार को फंसा सके। तो वो मुखिया, वो बुजुर्ग, वो घूरते हुए लोग, कोई भी असली नहीं था। कोई नहीं। तो वे पूरी तरह से फंस चुके हैं। गांव गायब, रास्ता बंद। मेरे तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने क्या किया? वापस उसी डरावने मंदिर में जाना तो मतलब पागलपन ही होता। पागलपन ही सही, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। स्रोत के अनुसार वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या? बार बार घूमकर उसी खंडर चौपाल पर वापस आ जाते हैं। अरे बाप रे। ये इस बात का संकेत है कि श्राप केवल एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक जाल है जिसने उन्हें पकड़ लिया है। और उन्हें एहसास हो जाता है कि इस माया जाल से निकलने का एक ही रास्ता है, वापस उसी मंदिर में जाकर उस दर्पण का सामना करना जिसने ये सब रचा है। ये फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा। डरते डरते हिम्मत जुटाकर वे वापस मंदिर की ओर बढ़ते हैं। जब वे मंदिर के बाहर पहुंचते हैं तो उन्हें एक और भयानक नजारा दिखता है। क्या? चौपाल पर मिले वो दो बुजुर्ग और मेहमान, घर की वो बूढ़ी मुखिया, हाँ, तीनों पत्थर की मूर्ति बने हुए वहां मौजूद थे। ये दृश्य दिखाता है कि दर्पण से भ्रम नहीं पैदा करता, बल्कि आत्माओं को कैद भी करता है। तो ये वो लोग थे जिन्होंने कभी उस दर्पण में झांका होगा और अपनी असलियत वहीं छोड़ा है। हाँ, उनकी आत्माएं दर्पण में कैद हो गईं और शरीर पत्थर के बन गए।
ये दोस्त जिन्हें जिंदा समझकर बात कर रहे थे, वे शायद बहुत पहले ही इस श्राप का शिकार हो चुके थे। बिल्कुल। अब दाव और भी ऊंचा हो गया था। उन्हें पता था कि अगर वे नाकाम हुए तो उनका भी यही हश्र होगा। वे कांपते हुए मंदिर के अंदर दाखिल होते हैं। इस बार मंदिर और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। और जैसे ही वे दर्पण के सामने पहुंचते हैं, एक आवाज सीधे माया के दिमाग में गूंजने लगती है। दर्पण उससे बात कर रहा था। हाँ, एक धीमी फुसफुसाती आवाज वो माया को लालच दे रही थी। क्या कह रही थी? कह रही थी, तुम कहानी ढूंढ रही थी ना, असली कहानी तो मेरी दुनिया में है। यहाँ आ जाओ। यहाँ कोई डर नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। वही शांति है, वही मुक्ति। हाँ, ये दर्पण का आखिरी जाल था। वो उसे उसकी सबसे बड़ी इच्छा, एक अनोखी कहानी का लालच देकर अपनी दुनिया में खींचना चाहता था। और माया लगभग उस लालच में फंसी गई थी। लेकिन तभी रवि उसे झिंझोड़कर होश में लाता है। रवि और माया मिलकर पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाते हैं और शीशे पर मारने की कोशिश करते हैं। हाँ, पूरे जोर से। लेकिन पत्थर शीशे से टकराने से पहले ही हवा में रुककर चूर-चूर हो जाता है। शीशे पर एक खरोंच तक नहीं आती। क्योंकि वो कोई साधारण शीशा नहीं था। उसे भौतिक ताकत से नहीं तोड़ा जा सकता था। तो फिर उसे सिर्फ वही शक्ति तोड़ सकती थी जिसने उसे बनाया था, यानी मंत्रों की शक्ति। और तभी नेहा को, जो अब तक सदमे में थी, अपनी रिसर्च की एक भूली हुई बात याद आती है। उसे एक मंत्र याद आता है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर नेहा ने रिसर्च की थी तो उसे इस मंत्र के बारे में पहले से ठीक क्यों नहीं पता था? क्या ये कहानी में एक छोटा सा लूप होल है? ये एक अच्छा सवाल है। स्रोत बताते हैं कि उसे मंत्र अधूरा याद था। उसे बस इतना पता था कि कोई सुरक्षा मंत्र है। अच्छा। लेकिन उसके सही शब्द और उसे इस्तेमाल करने का तरीका उसे उस चुरान क्षण में ही याद आया जब जान पर बनाई। ये दिखाता है कि कभी कभी ज्ञान सिर्फ याद करने से नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अवचेतन मन से सामने आता है। डर ने उसके दिमाग के उस हिस्से को खोल दिया था जहां ये जानकारी छिपी थी। और वो अपनी कांपती हुई आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू करती है। टूट जा शीशा, भस्म हो जा, छोड़ दे छाया, छोड़ दे बंधन, मुक्त कर दे इस मंदिर की आत्माएं। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ती है, दर्पण में दरारें पड़ने लगती हैं। उसमें से चीखने की आवाजें आने लगती हैं और अंत में एक तेज रोशनी के साथ शीशा जलकर राख हो जाता है। और शीशे की टूटते ही सारा माया जाल खत्म हो जाता है। मंदिर तेजी से ढहने लगता है। पत्थर की मूर्तियां टूटकर धूल में मिल जाती हैं। और उन्हें दूर सुबह के सूरज की पहली किरण दिखाई देती है। उन्हें गांव से बाहर जाने का असली रास्ता मिल जाता है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? ये कहानी सिर्फ एक भूत प्रेत या डर की कहानी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये जिज्ञासा, महत्वाकांक्षा और उस अनदेखे सच का सामना करने के बारे में है जिसे जानने की हम सब कोशिश करते हैं। यहाँ दर्पण एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये सिर्फ एक वस्तु नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के उस हिस्से का प्रतिबिंब है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। हमारा डर, हमारा लालच, हमारा जुनून। हाँ, माया ने अपनी महत्वाकांक्षा का डरावना रूप देखा। कहानी हमें ये बताती है कि कुछ प्राचीन शक्तियां या ज्ञान ऐसे होते हैं जिनके साथ छेड़छाड़ का अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। हर राज जानने लायक नहीं होता। बिल्कुल। और अब मैं उस अंतिम विचार पर आती हूँ जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या है वो? स्रोत में साफ कहा गया है कि सैकड़ों साल पहले हुआ यज्ञ समय को वश में करने के लिए था और दर्पण उसका एक जरिया, एक टूल मात्र था। दोस्तों ने मंत्र से दर्पण और उसके बनाए माया जाल को तो नष्ट कर दिया, लेकिन समय को नियंत्रित करने वाली उस मूल शक्ति का क्या हुआ? मतलब क्या वो शक्ति भी दर्पण के साथ भस्म हो गई, या फिर वो बस आजाद हो गई अब बिना किसी माध्यम के कहीं भी घूमने के लिए?